हे एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं E2 मैकेनिज्म, या फिर मैं बोलूं एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। क्या होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, किस तरह से इसमें चीजें अपने को देखनी पड़ेंगी और कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेंगे, वो सारी बात हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहली बात से। सबसे पहले एक रिएक्शन लेके देखते हैं कि एलिमिनेशन एक्चुअली में हुआ कैसे, कैसे पता चला कि E2 मैकेनिज्म भी होती है, एलिमिनेशन भी कुछ होता है। इस मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे एक रिएक्शन होते हुए देखते हैं। इस केस में क्या है, जब हम इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ कराते हैं, है ना, वो कोई इनऑर्गेनिक बेस भी हो सकता है या फिर कोई ऑर्गेनिक बेस भी हो सकता है। एक बात जरूरी जो है वो ये है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी वाली अगर वीडियो तुमने देखी हो तो तुम्हें एक चीज समझ में आई होगी कि मैंने वहां पे बोला था कि एनी नेगेटिव चार्ज tries to be a base first and if it cannot act as a base then only it acts as nucleophile। किसी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज के लिए सबसे बढ़िया क्या होता है, किसी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना था। ओके, जैसे अगर मैं इस OH माइनस की रिएक्शन किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, सपोज मैं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराऊं, इस OH नेगेटिव की रिएक्शन किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराऊंगा तो यहां से इस कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, RCO नेगेटिव प्लस H2। ठीक है, तो मतलब मॉलिक्यूल पे डिपेंडेंट चीज होती है ये कि कौन सा नेगेटिव चार्ज या कोई भी न्यूक्लियोफाइल है हमारा, वो बेस की तरह एक्ट कर रहा है या फिर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। अब चलते हैं वापस अपन इस रिएक्शन की ओर, देखते हैं इसमें ऐसी क्या बात है। ठीक है, तो देखो जनरली अगर मैं किसी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसी OH नेगेटिव से कराता हूँ, है ना, सॉल्वेंट की बात अभी नहीं कर रहे अपन, सॉल्वेंट की डिपेंडेंट चीज है वैसे, है ना, तो सबसे पहली बात क्या होती है, वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलती है अपने को। कब? जब हमारे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे जो बल्क है वो कम है। तो वहां पे जैसे मैं मिथाइल ब्रोमाइड ले लेता और उसकी रिएक्शन कराता OH नेगेटिव से, तब क्या पॉसिबिलिटी होती, इसका इस कार्बन पे अटैक होता और यहाँ से ब्रोमीन निकल जाता, यहाँ पे हो जाता सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे मिथेनॉल बनता हमारा और ब्रोमाइड आयन फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज कुछ वैसी होनी चाहिए, मतलब इस OH नेगेटिव का अटैक हो जाना चाहिए इस कार्बन पे और यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो आराम से रिमूव हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस रिएक्शन में ऐसा देखने को हमें नहीं मिलता। क्या होता है इस रिएक्शन में, अभी देखते हैं। तो होता क्या है, जब सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता तो फिर क्या हो सकता है, तो देखो अगर मैं इस कार्बन ब्रोमीन के बॉन्ड को देखूं तो यहाँ पे क्या है, पोलराइजेशन है ना, पोलराइजेशन है, मतलब कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ओके, अगर ये कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसा कोई कार्बन जिसपे कोई डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ना हो, उससे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना किसी कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे, है ना। इसका मतलब ये जो कार्बन बना, अब ये क्या करेगा, आगे वाले कार्बन से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने साइड पुल करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर भी एक चार्ज जनरेट होगा डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी शिफ्ट होगी इस डेल्टा पॉजिटिव वाले चार्ज कार्बन पे, है ना, मतलब इस पे कोई हल्का सा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अच्छा, तो ये बात तो समझ में आती है अपने को। अब इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, अब ये कार्बन आगे वाले बॉन्ड्स में से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड पुल करता है, क्योंकि कंपैरेटिव टू अदर कार्बन दिस कार्बन हैज partial positive charge on it, so it becomes more electronegative as compared to the carbon which do not have any charge। तो सेम थिंग यहाँ भी हो रही है। इसका मतलब इस हाइड्रोजन बॉन्ड का भी जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के पास आ जाएगा। अब अगर मैं एक चीज देखूं कि ये हाइड्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे दूर जा चुकी है, इससे थोड़ी दूर हो गई है, मतलब वो एकदम बीच में नहीं है, इनके सेंटर में नहीं है एकदम, वो थोड़ी सी कार्बन के पास ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये हाइड्रोजन है अब इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप कर देने की। इसका मतलब क्या है, ये जो हाइड्रोजन है थोड़ा सा एसिडिक नेचर का है, मतलब इसकी टेंडेंसी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की थोड़ी सी है ना, ज्यादा नहीं है लेकिन है, थोड़ी बहुत तो है। अब इस ऑक्सीजन का अट्रैक्शन इस कार्बन से भी हो सकता है और इस हाइड्रोजन से भी हो सकता है ना। लेकिन अब इसके बाद अपने को रिएक्शन में क्या देखना है, ये जो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उस पे कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट है, ऐसे CH3 हो गया और ये सेकेंडरी कार्बन हो गया, आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया ये। तो ये दोनों जो ग्रुप्स प्रेजेंट है ना इस कार्बन पे, वो इसका हिंडर करेंगे। किसका हिंडर करेंगे, OH नेगेटिव का अप्रोच, OH नेगेटिव का जो अप्रोच होगा उसको हिंडर करेंगे ये सारे ग्रुप्स, इसको इस कार्बन तक आने नहीं देंगे, है ना। इसका मतलब ये OH जो नेगेटिव है, ये बचा हुआ जो OH नेगेटिव हमारा किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा। तू राजी नहीं तो बहुत है ना मछलियां तालाब में, तो सिंपल सी बात है, ये OH नेगेटिव कर देगा इस हाइड्रोजन पे अटैक। इस हाइड्रोजन के अटैक से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आ जाएंगे इन दोनों कार्बन के बीच में, क्यों, ताकि ये ब्रोमीन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग सके। यहाँ पे क्या हुआ, जो हाइड्रोजन है वो भी इस मॉलिक्यूल से निकल गया और जो ब्रोमीन है वो भी इस मॉलिक्यूल से निकल गया। इस इधर से क्या चीजें जनरेट हुई, एक तो बन गया हमारा सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, तो ये कुछ हमारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे जिसमें एक अल्कीन बनेगी, एक हमारा जो HBr है वो निकल गया, H और Br, और साथ में हमारा वाटर बना।
इसी रिएक्शन को अपन डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, या फिर इसी को अपन बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, या फिर इसी को अपन 1,2 एलिमिनेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी अपन देखेंगे। अब अगर मैं एक चीज नोटिस करूं तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कार्बन था जिसपे कोई हेलोजन लगा था, या फिर यहाँ पे कोई मैं हेलोजन की जगह कोई लिविंग ग्रुप भी ले सकता हूँ। ठीक है, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं इस E2 मैकेनिज्म की किस तरह से होने वाली है। यहाँ पे कोई और लिविंग ग्रुप भी हो सकता है अपार्ट फ्रॉम हेलोजन्स। ठीक है, तो और उस कार्बन को, जिस कार्बन से ये कोई लिविंग ग्रुप या फिर ये हेलोजन अटैच्ड होगी, इसको अपन अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? अल्फा कार्बन। तो अल्फा के बाद क्या आता है? बीटा आता है। मतलब इसका जो नेक्स्ट कार्बन होगा ये कैसा होगा? इसको बोलेंगे अपन बीटा कार्बन। अब अपन देखें बीटा कार्बन से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, और अल्फा कार्बन से निकल रहा है हमारा हेलोजन। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन और हेलोजन दो एक ही प्रोसेस में, एक मॉलिक्यूल में से तुमने हाइड्रोजन को और हेलोजन को अगर निकाल दिया तो इसको क्या बोलेंगे अपन? डिहाइड्रो हेलोजनेशन, या फिर इसी को मैं बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकता हूं। बीटा एलिमिनेशन क्यों बोल रहे हैं अपन? क्योंकि जो प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन है वो कौन से कार्बन से निकला है? बीटा कार्बन से, और बीटा और अल्फा के बीच में बना एक हमारा पाई बॉन्ड। तो ये बेसिकली हमारी कोई E2 मैकेनिज्म है। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, चीजें एक ही स्टेप में हो रही है ना। मतलब E2 मैकेनिज्म जो होगा वो कैसा होगा? सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होगा, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। अगर बात करें जैसे अपन SN2 में बात कर रहे थे, हमारी SN2 मैकेनिज्म भी कुछ इस तरह की थी, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म हो रहा था, बैक साइड से अटैक हो रहा था न्यूक्लियोफाइल का और लिविंग ग्रुप हमारा निकल रहा था। इस केस में भी कुछ वैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस कहां पे आ जाता है, यहाँ पे अटैक उस हाइड्रोजन पे होता है जो लिविंग ग्रुप वाले कार्बन के एडजेसेंट कार्बन है उस पे, है ना, और एलिमिनेशन हमारी होती है, यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म होता है बेसिकली। तो जैसे SN2 में हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बन के आई थी, उसका अटैक हो रहा था न्यूक्लियोफाइल का और लिविंग ग्रुप निकल रहा था, वैसे यहाँ पे भी हमारी एक ट्रांजिशन स्टेट निकल के आती है। क्या होती है वो ट्रांजिशन स्टेट, एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या है, अपन सीधा समझ सकते हैं। यहाँ पे जो डैश वाले बॉन्ड है ना, जो मैंने डैश से बनाया, वो बेसिकली या तो बॉन्ड फॉर्म हुआ है या तो बॉन्ड ब्रेक हुआ है। जो ब्लैक मार्कर से बनाया मैंने, वो बॉन्ड कौन से हैं? ब्रेक हुए हैं जो, और जो ब्लू मार्कर से बनाया वो फॉर्म हुए हैं। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, OH नेगेटिव का हाइड्रोजन से अटैक हुआ, उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। वैसे ही जैसे ही उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया होगा, उसी टाइम पे क्या हुआ होगा, जो कार्बन हाइड्रोजन है उनका बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गया होगा, और कार्बन हाइड्रोजन का जैसे जैसे बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गया होगा, वैसे ही इस कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट हो गया होगा, जो कि ब्लू मार्कर से अपन ने दिखाया हुआ है। और जब ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा तो इस कार्बन का ये जो लिविंग ग्रुप है इसके साथ बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। सिंपल सी बात है, कंसर्टेड मैकेनिज्म है, कई सारी चीजें एक ही स्टेप में हो रही है, कई सारे बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, कई सारे बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। तो अगर अपन एक लाइन में समराइज करें E2 मैकेनिज्म को, तो अपन सिंपल सा बोल सकते हैं कि when base removes a proton from a carbon adjacent to the carbon bonded to the halogen या और लिविंग ग्रुप। तो अल्फा कार्बन कौन सा है? जिसपे हेलोजन अटैच्ड है या फिर कोई लिविंग ग्रुप अटैच्ड है, और बीटा कार्बन कौन सा होगा? उस एडजेसेंट टू अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन का जो एडजेसेंट कार्बन होगा वो सारे हमारे बीटा कार्बन होंगे। अब एक चीज आती है यहाँ पे बहुत बढ़िया सी, कि एडजेसेंट जो बीटा कार्बन है वो तो कई सारे हो सकते हैं, है ना। जैसे मैंने ये बोल दिया, ये कार्बन है, ये किसी लिविंग ग्रुप आयोडीन से अटैच्ड है, और उसके बगल में ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है। ठीक है, इन तीनों के पास हाइड्रोजन भी है, इन तीनों के पास हाइड्रोजन भी है। तो ऐसे केस में कौन से हाइड्रोजन से कौन से कार्बन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, है ना। क्योंकि अगर इसको मैं अल्फा कार्बन बोल दूं तो बीटा कार्बन क्या होते हैं? वो सारे कार्बन जो भी एडजेसेंट है इस कार्बन के, मतलब ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, और ये भी बीटा कार्बन है, तीनों के तीनों हमारे बीटा कार्बन है। इनमें से कौन से कार्बन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, इस चीज पे बहुत बहस हुई। कोई बोल रहा था इससे होगा, इस रिएक्शन में बहुत बहस हुई। फिर प्रकट हुआ एक बाबा बोलता है वत्स टेंशन मतलब मैं बताता हूँ, है ना। उस बाबा ने क्या बताया कि यहाँ पे एक फैक्टर आता है प्रोडक्ट्स डिसाइड करने में, कौन सा प्रोडक्ट हमारा ज्यादा अमाउंट में फॉर्म होगा, कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। बाबा ने सीधा यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो रिलेट कर दिया स्टेबिलिटी से। किसके? प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से, मतलब अल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे हम यहाँ पे, है ना। उसने क्या बोला कि अल्कीन तेरा जितना ज्यादा स्टेबल बन रहा है वही तेरा मेजर प्रोडक्ट है। बाकी जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होने की बीटा कार्बन से, बाकी जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उस स्टेबल के अलावा वो सारे कैसे होंगे? माइनर प्रोडक्ट्स होंगे। बनेंगे तो वो भी, लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में बनेंगे। ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा फॉर्म होगा? जो अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ, बाद में कुछ ऐसे बेसिस है जिसने बाबा की ऐसी तैसी कर दी, है ना। बाबा का राइज एंड फॉल दोनों अपन यहीं पे देखेंगे। कॉम्प्लेक्स बात चालू हुई जब मैंने लिया 2 ब्रोमो प्रोपेन को, और इसकी रिएक्शन कराई मैंने CH3
O नेगेटिव से। अब अगर मैं देखूं इसमें अल्फा कार्बन ये वाला है और बीटा कार्बन कौन से होंगे, ये दोनों कार्बन होंगे। क्या इनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है? हाँ, दोनों में प्रेजेंट है ना। इसको HA बोल लेते हैं, इसको HB बोल लेते हैं। इसकी रिएक्शन कराई। अब E2 मैकेनिज्म में क्या है, वो तो सीधा बीटा कार्बन के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने वाला है, मतलब वो इस वाले प्रोटॉन को भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है और ऐसे ही कोई CH3O नेगेटिव इस वाले प्रोटॉन को भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर ये वाला मैं देखूं तो यहाँ डबल बॉन्ड बना के ब्रोमीन को निकाल देगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक होके ब्रोमीन को निकाल देगा। यहाँ से मतलब मेरे दो प्रोडक्ट बनने चाहिए। एक अगर HA को निकालने के बाद जो प्रोडक्ट बना है, मतलब A वाली रिएक्शन, वो हमारा अल्कीन बनेगा ये। और अगर मैं B प्रोटॉन को निकाल के प्रोडक्ट बनाऊंगा तब हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये। दोनों केस में प्रोपीन बन रहा है, दोनों प्रोडक्ट सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ऐसे केसेस में जहाँ पे सिमेट्रिकल है सिस्टम, है ना, वहां पे अपने को टेंशन तो लेनी नहीं है। टेंशन कहाँ पे लेनी है? जहाँ पे सिस्टम सिमेट्रिकल ना हो, मतलब इस कार्बन के अलावा यहाँ पे कोई और ग्रुप जुड़ा होता है हाइड्रोजन के साथ, और इस कार्बन पे भी इस यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है उनके अलावा कोई और ग्रुप जुड़े होते, तब अपने को किस टाइप से देखना होता, तब कैसे डिसाइड करता है मेजर फैक्टर क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम आती। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 2-ब्रोमो-ब्यूटेन का। इस केस में भी ये कार्बन है, इस पे ब्रोमीन अटैच्ड है, ये क्या हो गया? अल्फा कार्बन हो गया। इसके जो एडजेसेंट कार्बन हो गए दोनों कैसे हो गए? बीटा कार्बन हो गए, है ना। इसको HA लिख लेते हैं अपन, इसको HB लिख लेते हैं अपन। तो फिर से अगर मैं यहाँ पे मिथॉक्साइड आयन लूं, पॉसिबिलिटी होगी इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने की और पॉसिबिलिटी होगी HA को भी एब्स्ट्रैक्ट करने की। दोनों को एब्स्ट्रैक्ट करने की पॉसिबिलिटी होगी, है ना, और दोनों को एब्स्ट्रैक्ट भी कर सकता है। अगर मैं A वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके प्रोडक्ट बनाऊं तो कहां पे डबल बॉन्ड आएगा? इस वाले पोजीशन पे। और अगर मैं B को एब्स्ट्रैक्ट करके प्रोडक्ट बनाऊं तो कहां पे आएगा डबल बॉन्ड? बीच में। ये हमारे पास दो प्रोडक्ट निकल गया है इस रिएक्शन से। एक केस में जो हमारी अल्कीन है वो कम सब्स्टिट्यूटेड है और दूसरे केस में जो हमारी अल्कीन है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। मतलब बाबा ने तो बहुत जबरदस्त बात बोल दी थी सीधा स्टेबिलिटी की, है ना, और वो बहुत सही भी बोली थी कि इस केस में जो अल्कीन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बगल में इसका हाइड्रोजन है उसके पास कितने हाइड्रोजन है? सिर्फ और सिर्फ 2। मतलब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन होंगे हाइपर कॉन्जुगेट तो करेंगे बट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम है, इसलिए वो हाइपर कॉन्जुगेशन का एक्सटेंट उतना ज्यादा नहीं होगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा उस सिस्टम को। लेकिन अगर मैं इस वाले डबल बॉन्ड को देखूं, इस वाले डबल बॉन्ड में एडजेसेंट कार्बन्स के हाइड्रोजन को काउंट करें तो टोटल 6 हाइड्रोजन है, 3 इस पे और 3 इस पे। मतलब काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट का हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा इस केस में। इसी वजह से ये स्टेबल भी ज्यादा होगा। तो उस बाबा का नाम था ज़ेडसेफ। ज़ेडसेफ रूल्स भी बोलते हैं इसको। हाँ, बहुत जरूरी बात है। उसने बोला था कि अगर मेरा कोई ऐसा बेस है जो बल्कियर ना हो, ठीक है, बल्कियर बेस ना हो, और उसकी रिएक्शन अगर मैं किसी ऐसे मॉलिक्यूल के साथ कर रहा हूं जहां पे 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है या फिर 2 से ज्यादा बनने की पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे केसेस में मेजर प्रोडक्ट वो फॉर्म होगा जिसकी अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो बाबा ने ये चीज कैसे समझी उसको देखते हैं अपन, मजा ही आ जाएगा। उसने वही बात कर ली, उसने बना ली एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जबरदस्त वाली। और जब उसने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाई, सारा फंडा ही क्लियर हो गया कि बाबा यहां तक पहुंचा कैसे। उसने क्या देखा, जो इस केस में जो रिएक्टेंट है वो क्या है, उसकी एनर्जी कुछ यहाँ पे देखी उसने, और उसने 2 पाथवे देखे। एक पाथवे इस वाले प्रोडक्ट को लीड करेगा और दूसरा पाथवे इस वाले प्रोडक्ट को लीड करेगा। उसने जब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाई, वही है वाई एक्सिस पे अपन ने पोटेंशियल एनर्जी ली है और एक्स एक्सिस पे अपन ने टाइम लिया, ठीक है। उसने क्या देखा, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो रिएक्टेंट था दोनों केस में सेम ही था, 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी सेम है। लेकिन जब मेरी रिएक्शन हो रही है तो जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, डिफरेंट है। जो बी है वो ज्यादा स्टेबल आ रहा है एज कंपेयर टू ए। इसका मतलब यहाँ पे इसकी एनर्जी भी थोड़ी ज्यादा ही कम दिखाएंगे अपन। अरे वही तो होता है ना यार, कम एनर्जी मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी। जो ज्यादा स्टेबल वाला जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी वो भी थोड़ी सी कम चाहिए होगी। और ये बात अपन ने बहुत अच्छे से समझी थी फर्स्ट वाली वीडियो में कि एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रोल होता है। अगर मुझे किसी एक रिएक्टेंट से चलते हुए 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं और एक केस में मेरे को कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है और दूसरे केस में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, उन दोनों के बीच में मतलब कंपटीशन आ रहा है, तो ऐसे कंपटीशन वाले केसेस में हमेशा वही प्रोडक्ट ज्यादा बनना चाहिए जहां पे जो जिसकी एनर्जी कम थी, है ना। अब मैं ऐसा कंट्रोल तो करूंगा नहीं कि मैं इतनी एनर्जी एक रिएक्टेंट को दे रहा हूं, इतनी एनर्जी दूसरे रिएक्टेंट को दे रहा हूं। मैंने क्या किया, उसको शेक किया या फिर हीट किया। शेक या हीट करने से ओवरऑल एनर्जी हम इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। मतलब मुझे इस बैरियर के ऊपर एनर्जी ले जानी थी और इस बैरियर के ऊपर एनर्जी ले जानी थी, मतलब ये बैरियर तो पहले ही टच कर चुके हैं अपन। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट कौन से पाथवे से जाना पसंद करेंगे, बी से। अरे सिंपल सी बात है यार, तेरे को एक जगह जाना है,
एक तेरा लॉन्ग कट है, एक तेरा शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट ही लेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो वही बात है, यहां से बाबा ने नतीजा निकाला कि जब भी ऐसा केस आएगा हमारे पास तो मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा जो ज्यादा स्टेबल है। तो बाबा की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो बाबा कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ प्रोटॉन इज रिमूव फ्रॉम द बीटा कार्बन दैट इज बॉन्डेड टू द फ्यूएस्ट हाइड्रोजन्स। मतलब अगर मैं इस ब्रोमीन को देखूं, यहाँ पे अल्फा कार्बन है, इसके एडजेसेंट वाले कार्बन क्या होंगे, बीटा कार्बन होंगे। उन बीटा कार्बन में से जिस बीटा कार्बन पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, उसके एब्स्ट्रैक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट ही मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना। और सही भी है बात। जैसे मैं इस केस में देखूं, यहाँ पे CH3 है और इस पे ये CH2 ग्रुप है, ये दोनों बीटा कार्बन है। इस कार्बन के इस मॉलिक्यूल के लिए दोनों बीटा कार्बन हो गए। इस वाले हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्शन से ये वाला प्रोडक्ट बना और इस वाले हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्शन से ये वाला प्रोडक्ट बना। ठीक है, क्या बोला इसने, जिस पे कम हाइड्रोजन है वहां से बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। मतलब सीधी सी बात है कि ये जो जिस पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे दूसरे के कंपैरिजन में, इसका मतलब उस पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा, और सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा तो वहां से प्रोडक्ट मेरा मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला बनेगा, और मोर सब्स्टिट्यूटेड बीइंग मोर स्टेबल विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो ये तो बाबा ने ज्ञान बांट दिया सब में कि हाँ भाई तुझे ये फॉलो करके चलना है। तो लोग जब लैब के अंदर रिएक्शंस करने लगे तो कई सारी रिएक्शन में उल्टा केस आने लगा, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है ना वो मेजर प्रोडक्ट आने लगा। अच्छा, मेजर या माइनर प्रोडक्ट कैसे होगा, ये जो है अगर ये ज्यादा अमाउंट में बना है तो ये मेजर प्रोडक्ट है, और जो कम अमाउंट में बना है वो माइनर प्रोडक्ट है। लेकिन जैसे जैसे बेस की बात आना चालू हुई ना मार्केट में, जैसे जैसे नए नए बेस आने लगे, तब बाबा की ऐसी तैसी होनी चालू हो गई। क्या हुआ वो देखते हैं अपन। तो एक रिएक्शन निकल के आई अपने पास, ये जहां पे बेस लिया अपन ने टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड और उसकी रिएक्शन कराई इस रिएक्टेंट के साथ, जहां पे ये जो ब्रोमीन है ये एक कार्बन से जुड़ा है जिसके 2 बीटा कार्बन है, और उन बीटा कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन अलग अलग है। जैसे ये CH3 है और ये क्या है, इस पे एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखो बाबा कह रहा था, बाबा क्या कह रहा था, जिस पे कम नंबर हाइड्रोजन है उसको निकाल के डबल बॉन्ड बना दो, वही तेरा मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है, बात सही कही थी बाबा ने, कोई गलती बात नहीं कही थी उसने। लेकिन सामने वाला जो अटैक करने आ रहा है, ये रिएक्शन उस चीज पे भी डिपेंडेंट होगी। मतलब ये रिएक्शन जो E2 रिएक्शन होगी वो बेस के ऊपर भी डिपेंडेंट होगी। कैसे होगी कि अगर मेरा बेस बल्कियर है ना, जैसे ये बेस क्या है, काफी ज्यादा बल्कियर है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ग्रुप है, बहुत ज्यादा क्राउड लेके आएगा अपने साथ जब भी अटैक करने आएगा। तो ऐसे क्राउड का जब भी अटैक होगा वो किसी ऐसे कार्बन के प्रोटॉन पे हो जो लेस हिंडर्ड है, तो वो ज्यादा इजी होगा उसके लिए। अगर मैं, है ना, कंपैरिजन में किसके, ऐसे वाले हाइड्रोजन पे अटैक जिस कार्बन के पास पहले से ही काफी ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग प्रेजेंट हो, है ना। वो जब ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पे अटैक करने जाएगा तो इसका जो बल्क होगा ना, जब ये नेगेटिव चार्ज इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करने जाएगा, इस वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने जाएगा, तो यहाँ पे इन ग्रुप्स का आपस में स्टेरिक रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इस नेगेटिव चार्ज को इस हाइड्रोजन तक अप्रोच ही नहीं करने देंगे, है ना। मतलब ये तो वही बात होगी, चाहत तो तुझे बहुत है उसकी, लेकिन वो पाकिस्तान में रह रही है, तू जा ही नहीं सकता उस तक। वैसे अगर मैं इसके अटैक को इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पे इसको यहाँ तक अप्रोच करने में कोई इसके पास ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसको हिंड्रेंस प्रोवाइड करके रिपेल कर सके, पुश कर सके। तो यहाँ पे आराम से अटैक हो जाएगा, है ना। और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा इस केस में वही बनना चाहिए हमारा मेजर प्रोडक्ट। बीटा कार्बन के प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन से ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, और इस वाले बीटा कार्बन के प्रोटॉन के एब्स्ट्रैक्शन से ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। दोनों में अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, तो बेशक ये ज्यादा स्टेबल है, लेकिन इसके अटैक में हिंड्रेंस आ रहा है। हिंड्रेंस की वजह से अटैक ही फीजिबल नहीं हो पा रहा, है ना। तेरा प्रोडक्ट तो अच्छा बनेगा, लेकिन वही दूसरी बात करूं तो यहाँ पे कम हिंड्रेंस होने की वजह से, इजी अटैक होने की वजह से ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है। अगर अपन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पे जाएं तो 28% फॉर्म हुआ था इस रिएक्शन में ये वाला प्रोडक्ट, और 72% फॉर्म हुआ था हमारा ये वाला प्रोडक्ट। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज भी यही कहती हैं कि ठीक है, जेटसेफ ने जो बोला था सही बोला था वो, लेकिन कब तक वैलिड है, जब तक बेस मेरा बल्कियर नहीं है। बेस जैसे ही बल्क हो गया ना, बहुत ज्यादा बल्कियर बेस हो गया, तो उस केस में जब प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, लेसर सब्स्टिट्यूटेड वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वही मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तुम्हें मतलब यहाँ पे 2 बात ध्यान रख के चलनी होगी E2 मैकेनिज्म कराते टाइम। मेजर प्रोडक्ट पे बहुत क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन करके, ठीक है। वहां पे बस तुम ये देखना कि तुम्हारा रिएक्टेंट क्या और बेस कैसा है। रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट में 2 अल्कीन्स फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है, बेस तुम्हारा लेसर बल्कियर है, तो वहां पे फॉर्म होने वाला प्रोडक्ट मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा जो मेजर होगा। लेकिन अगर उन्होंने एक बल्कियर बेस लिया, जैसे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड हो गया, या फिर कोई बहुत बड़ा सा या फिर कोई बल्कियर सा, काफी बल्कियर सा बेस लिया है, तो वहां पे क्या होगा, जो लेसर सब्स्टिट्यूटेड होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। E2 मैकेनिज्म में बेस के इफेक्ट को और अच्छे से समझने के लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं,
जहाँ पे अपन ने एक ये मॉलिक्यूल लिया है ना, इस मॉलिक्यूल में इसके ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है ना। अगर मैं इस वाले बीटा कार्बन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कराता हूं तो ये प्रोडक्ट बनेगा जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, और अगर मैं इन दोनों में से किसी एक कार्बन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कराऊं तो प्रोडक्ट मेरा लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला फॉर्म होगा। ठीक है, अब यहाँ पे यही बात निकल के आती है, कौन से ऐसे बेस होंगे जिनको लेने से हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा, और कौन से ऐसे बेसेस होंगे जिसके लेने से हमारा लेसर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने लिया इथॉक्साइड आयन। तो इस इथॉक्साइड आयन में जो बल्क है वो काफी कम है। कम बल्क होने की वजह से इसको सिंपल Z-Ceph रूल को फॉलो करते हुए हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड को ही मेजर प्रोडक्ट बनाना चाहिए, मोर अमाउंट में फॉर्म करवाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना। जो एक्सपेरिमेंट बोलता है वो क्या बोलता है, जब मैंने बेस लिया था इथॉक्साइड तो ये जो मेजर प्रोडक्ट था हमारा कौन सा था, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि 79% जो मिक्सचर बना हमारा उसमें 79% ये वाला मॉलिक्यूल प्रेजेंट था और ये वाला सिर्फ 21% था। लेकिन जैसे जैसे हम बेस का जो बल्क है वो बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही हमारा लेसर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मेजर बन जाना चाहिए। वैसे अगर मैं इसी को टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड के साथ लूं तो यहाँ पे जो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना था वो सिर्फ 27% बना, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट था वो 73% बना। इसका मतलब जैसे जैसे इसका मतलब ये बात तो एकदम बिल्कुल तय हो गई कि बेस अगर मेरा बहुत ज्यादा बल्कियर है तो वहां पे लेसर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही फॉर्म होना है। ठीक है, वैसे ही मैंने और सब्स्टिट्यूशन बढ़ा दिया तो क्या हो गया, बहुत ज्यादा बल्कियर ग्रुप होगा यार, ये तो इससे भी ज्यादा, यहाँ पे तो हद ही मचा दी। इसकी जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सामने निकल के आई पता चला जो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट था वो सिर्फ और सिर्फ 8% ही फॉर्म हुआ, बाकी जो 92% है वो कौन से फॉर्म हुआ, हमारा लेसर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मतलब ये इस केस में मेजर प्रोडक्ट था। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है हमारा अल्काइल फ्लोराइड का, उसको देख लेते हैं। तो क्या होता है हमारा अल्काइल फ्लोराइड का केस, देखो इसको कंपेयर करते हैं अपन किसी नॉर्मल हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये मॉलिक्यूल लिया जहाँ पे ये कुछ रिएक्शन हो रही थी इस मॉलिक्यूल की इस बेस के साथ। ठीक है, सिंपल सी बात है, एलिमिनेशन होना है। एलिमिनेशन कहाँ से होना है, या तो इस वाले हाइड्रोजन से या तो इस वाले हाइड्रोजन से, मतलब दो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट की, दोनों बना के देख लिया अपन ने। ज्यादा स्टेबल कौन सा बनेगा हमारा, मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला। क्यों? क्योंकि जो बेस था हमारा वो कैसा था, लेसर बल्कियर था, है ना। तो मतलब ये प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए इस रिएक्शन में, और ये वाला हमारा माइनर प्रोडक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसी बेस की रिएक्शन कराऊं अल्काइल फ्लोराइड के साथ, मतलब यहाँ पे जहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन था उसकी जगह पे अगर मैंने फ्लोरीन ले लिया, तो ऐसे केस में क्या होता है ना, जो लेसर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है ना वो हमारा मेजर प्रोडक्ट आता है। इस बात को ध्यान में रखना, बहुत जरूरी बात है ये। यहाँ पे ना तो तुम्हें ऐसा बल्कियर बेस देखने को मिल रहा है, ना ही तुम्हें रिएक्टेंट में ज्यादा वो बल्क देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बल्क है इस वजह से यहाँ पे अटैक नहीं हो पा रहा। नहीं, यहाँ पे बात किस चीज की, दिक्कत किस चीज की आ रही है, फ्लोरीन की। क्यों आ रही है ये बात समझते हैं अपन मैकेनिज्म के थ्रू। जैसे देखो ये एक हाइड्रोजन है और ये एक हाइड्रोजन है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा था, ये हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा था और इस कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। लेकिन अगर मैं एक इस रिएक्शन को तो इस तरह से देखने का समझूं कि जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स किस पे आएंगे, इस कार्बन के साइड आएंगे। इस कार्बन पे कुछ नेगेटिव चार्ज जैसा जनरेट होगा, प्योर नेगेटिव चार्ज की बात नहीं कर रहा मैं, है ना। नेगेटिव चार्ज जैसा मतलब नेगेटिव चार्ज करेक्टर जनरेट होंगे इस कार्बन पे, समझे क्या, है ना। नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं हो रहा लेकिन नेगेटिव चार्ज के करेक्टर तो कुछ ना कुछ जरूर आए होंगे, ये बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जैसे अगर मैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात करूं तो वहां पे क्या होता है, वैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इस कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन के साथ वो कैसा है, थोड़ा वीक है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की अगर मैं बात करूं, ये जो एटम्स होते हैं थोड़े बड़े साइज के होते हैं, लेकिन जो फ्लोरीन होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है। तो अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड की बात करूं, एक कोवलेंट बॉन्ड की बात में जो कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को ब्रेक होने में भी तो ज्यादा ही टाइम लगेगा ना। जैसे क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन वाला बॉन्ड है यहाँ से, वो तो जल्दी से ब्रेक हो गया, यहाँ पे जल्दी से बॉन्ड फॉर्म हो गया। मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज के कैरेक्टर थे वो उतने ज्यादा जनरेट तो नहीं हुए। लेकिन जब मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड को बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब इस कार्बन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल हो, अदरवाइज वो फॉर्म हो नहीं सकता। और वो वैकेंट ऑर्बिटल कब बनेगी, जब ये फ्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन्स को लेके भाग जाए। और फ्लोरीन कार्बन का बॉन्ड क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, इसलिए ये इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा। इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा तो मतलब यहाँ पे इस कार्बन पे थोड़ी देर के लिए नेगेटिव चार्ज तो रहना चाहिए, थोड़ी देर के लिए नेगेटिव चार्ज तो रहेगा, है ना। मतलब यहाँ पे बात आ जाती है हमारे नेगेटिव चार्ज की, और नेगेटिव चार्ज की बात आएगी
तो सिंपल सी बात है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट टाइप की चीज आ गई। परफेक्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट तो नहीं है, लेकिन कुछ तो नेगेटिव चार्ज कैरेक्टर थे जो इस रिएक्शन में प्रॉब्लम कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? अगर मैं नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे बनाऊं तो वो नेगेटिव चार्ज कैसा होगा, थोड़ा सा लेसर स्टेबल होगा। लेकिन अगर मैं नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद बनाऊं, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद, तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इस पे क्योंकि इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन कम है। जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन आयन होता है उतना ही ज्यादा कम स्टेबिलिटी हो जाती है उसकी। क्यों? क्योंकि जो हमारे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं ना। इंडक्टिव इफेक्ट लगाने की वजह से क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं ना। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। तेरा पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, तू नेगेटिव चार्ज पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज करवा रहा है, इसका मतलब जो ओवरऑल सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, है ना। मतलब यहाँ पे अपने को देख के चलना पड़ेगा फ्लोरीन के केस में कि कौन से केस में कार्बन आयन मेरा ज्यादा स्टेबल फॉर्म हो रहा है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो कार्बन आयन है वो ज्यादा स्टेबल है। कार्बन आयन अगर यहाँ पे ज्यादा स्टेबल फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब एलिमिनेशन भी यहीं से ज्यादा हो देखने को मिलेगी अपने को। मतलब ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई हो। बहुत जरूरी बात है ये। जब भी तेरा आंसर गलत करवाना चाहता है ना एग्जामिनर, तब इसको लेके आएगा, वो फ्लोरीन डाल देगा, तेरे को सारी बातें याद रहेंगी। हाँ ये होता है, वहाँ पे हेलोजन का बॉन्ड है, लिविंग ग्रुप है, ब्रेक कर दो, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना दो, अगर बेस मेरा बल्कियर नहीं है तो, है ना, वो सारी बातें। लेकिन एक फ्लोरीन की वजह से पूरी की पूरी रिएक्शन ही बर्बाद हो गई। बेचारे जेडसेफ बाबा की भी हाय हाय तौबा तौबा हो गई, बेइज्जती हो गई गरीब की, है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ फ्लोरीन बहुत निकम्मी चीज है। तो यही कुछ बात है अपनी एलिमिनेशन E2 मैकेनिज्म की, किस तरह से मैकेनिज्म होगी, क्या क्या चीज अपने को देख के चलना है और किस तरह से अपने को प्रोडक्ट डिसाइड करना है। ये 3 चीज समझ लो, खत्म। इसके अलावा ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। आई होप ये चीजें तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट वगैरह रह जाता है दिमाग में या फिर कोई चीज ऐसी है जो समझ नहीं आई, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर तुम इंस्टाग्राम पे भी मेरे को लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पे डीएम करके पूछ सकते हो। यही बात है E2 मैकेनिज्म की। नेक्स्ट वीडियो में अपन E1 मैकेनिज्म देखेंगे और E1 और SN1 में कंपैरिजन देखेंगे, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। कीप लर्निंग, कीप लविंग केमिस्ट्री।